नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। हर दिन हम एक नई बात करते हैं और आज जिस नई बात को हम आपको लेकर सामने आने वाले हैं उसको लेकर देश के अंदर हर कोई आदमी इस पर चर्चा कर रहा है। आपको पता है ना, आजकल अमिताभ बच्चन का प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है। कौन बनेगा करोड़पति की तरह एक और सवाल देश की फिजाओं के अंदर घूम रहा है और वो है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन बनेगा, कौन बनेगा बीजेपी का नया अध्यक्ष। और ये आज की तारीख में मिलियन डॉलर नहीं, ये बिलियन डॉलर का सवाल है, क्योंकि इसको लेकर सरकार की नजरें लगी हुई हैं, विपक्षी पार्टियों की नजरें लगी हुई हैं, इसको लेकर तमाम बिजनेस हाउसेस की नजरें लगी हुई हैं, इसको लेकर हर आम आदमी और खास आदमी इस सवाल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। और जून के बाद से, जून 2024 के बाद से आखिरकार अध्यक्ष क्यों नहीं चुना गया, इसको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। जून 2025 हो चुका है, अब हम 2026 में आने वाले हैं, लेकिन क्या 2026 तक भी नया भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष मिल जाएगा? इसी सवाल का हम जवाब लेंगे। क्या अगले 2-3 दिन में ही भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जा सकता है? इस सवाल का भी हम जवाब देंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन कौन से नाम हैं जो फ्रंट रनर हैं, जो चर्चा के अंदर चल रहे हैं, और उन नामों के इतर और कौन सा नाम है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। और हम हर नाम का विश्लेषण भी करेंगे कि किसके कौन से पॉजिटिव्स हैं, किसके कौन से नेगेटिव्स हैं, और किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये कहा जा रहा है संघ और बीजेपी के बीच जो सहमति बनी है उसके हिसाब से संतुलित, अनुभवी और मजबूत चेहरा, ये तीन खूबियां इस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं से जुड़ा होना चाहिए, संगठन का अनुभव होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी में लंबे काम करने का अनुभव होना चाहिए। तो ऐसे कई लोग हैं रेस के अंदर जो इस रेस के अंदर फिट बैठते हैं। इन्हीं सवालों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे साथी और मेरे साथ के रिपोर्टर रहे ओम प्रकाश नारायण जुड़ गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की नजर की राजनीति पर बेहद गहरी नजर रखते हैं। ओम प्रकाश जवाब देंगे, कौन बनेगा पार्टी अध्यक्ष? उस पे टेढ़ी नजर हो जानी है तो जिस नाम पे चर्चा मीडिया ने की उस पे हो जाना टेढ़ा नजर। तो इस टेढ़ी नजर से बचते हुए जिस नामों पे चर्चा हो रही है इसमें जाहिर सी बात है कि बीजेपी लाएगी कहां से। भाई किसी ऐसे अननोन चेहरे को एकदम से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना शायद पार्टी को सूट ना करे, शायद संघ को सूट ना करे। नामों की तो बात इस थोड़ी समय जो देर में कौन करेंगे। बनेगा राष्ट्रीय पहले अध्यक्ष पहले उसमें पहले सबसे पहले जो अनुभव और पहले योग्यता के ऊपर बात कर लेते हैं ओम प्रकाश। मुझे समझ में आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अनुभव और योग्यता के हिसाब से चूंकि अमित जी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, अमित जी के ऊपर ही मुझे लगता है दारोमदार है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर फाइनल करने का। संघ से स्वीकृति मिल चुकी है, संघ के साथ कई राउंड की बात हो चुकी है। पिछले महीने भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी बीजेपी के, वो संघ मुख्यालय गए थे, उनकी अरुण जी और दूसरे लोगों से लंबी मुलाकात भी हुई थी, लंबी चर्चा हुई थी। तो संघ से उनको जो समर्थन लेना था, जो क्लियरेंस लेनी थी, वो मुझे लगता है सब ले चुके हैं। सिर्फ अनाउंसमेंट बचा हुआ है। हम लोग एज ए जर्नलिस्ट सिर्फ वे कह सकते हैं कि ये नामों की चर्चा है। जिनको बनाना है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है दीपक जी, उनको पता है कि साहब किसको लेके चलना है। ये तय है कि उसके पास एज भी है, यानी वो बहुत बूढ़ा भी नहीं है, उसके पास संघ का उतना ही सपोर्ट भी है, उसके पास संगठन का उतना अनुभव भी है, और उसकी कहते हैं ट्विनिंग ट्विनिंग उसकी जो भी राष्ट्रीय नेता हैं, जो कद्दावर राष्ट्रीय नेता है, उनके साथ बहुत अच्छी है। दीपक जी अब आप मुझे बताइए, चूंकि 30-32 साल हो गए मुझे याद है बीजेपी को कवर करते हुए, आप आपसे बेहतर शायद बीजेपी के अंदर की राजनीति कम ही लोग समझते हों। अंदर की राजनीति चेहरे दिखाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अंदर की राजनीति समझने वाले लोग कम मिलेंगे। अब आप अपने अनुभव से बताइए कि इस समय रेस में सबसे आगे कौन है। रेस में सबसे आगे कौन है ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ओम प्रकाश सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि अभी तक इसको लेकर किस किस तरह की हलचल हुई है। शनिवार की रात को जो है वो पार्टी के जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और अमित शाह की इस मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई है। पिछले कई दिनों अमित शाह ज्यादा सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी नहीं जा रहे हैं और उसको इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा
जो समिति के अध्यक्ष हैं के लक्ष्मण की मुलाकात हुई है, जिनको चुनाव को संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये कमेटी भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी बना चुकी है। के लक्ष्मण की मुलाकात हुई अमित शाह, तो इसको भी इसी अपॉइंटमेंट से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा जेपी नड्डा के घर पर बुधवार को पार्टी के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं सबकी एक डिनर हुआ था। डिनर का जो औपचारिक प्रायोजन था वो तो ये था कि बिहार जीते हैं इसलिए अमित शाह ने इस डिनर को रखा था। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या ये इनका फेयरवेल डिनर है, क्या अपने पार्टी को साथियों को उन्होंने ये फेयरवेल डिनर दिया है, क्या इस बात की संभावना है? इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं नामों पर आऊं उससे पहले आपको ये भी बताना चाहूंगा कि संघ के साथ जिस तरह के मतभेद थे, आपको याद होगा हम संघ प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम के अंदर साथ गए थे और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उस कार्यक्रम के अंदर साफ साफ कहा था कि भाई हमारी तरफ से देरी नहीं है, अगर हमको तय करना होता तो हम बहुत पहले कर चुके होते। तो यानी ये देरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। अब ये देरी क्यों है? सबसे पहले तो खबर यह है कि संघ और बीजेपी के अंदर इसको लेकर पहले कुछ मतभेद थे कि किस तरह के व्यक्ति को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जाए, लेकिन संघ ने कुछ गाइडलाइन तय की। उस गाइडलाइन में मैंने आपको बताया कि व्यक्ति संतुलित होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, मजबूत चेहरा होना चाहिए, उम्र उसकी तरफ होनी चाहिए। ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप अधिक उम्र के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे तो वो अपने आप में इतनी बड़ी पार्टी को चलाए रखने के लिए जितना समय देने की जरूरत हो शायद वो ना दे पाए, ये कंस्ट्रेंट रह सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो आदमी कंपैरेटिवली बाकी लोगों से युवा हो उस पर दांव लगाया जा सकता है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी चूंकि बात है, एक एक करके हम नाम बताएंगे और एक एक करके इन नामों के आधार पर हम आपको नहीं, बताएंगे। क्योंकि हाँ। दीपक जी चुनौती भी बड़ी है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उसकी चुनौती देखिए कितनी है। उसके सामने वेस्ट बंगाल है, उसके सामने केरला है, उसके सामने तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, 27 में यूपी, गुजरात और पंजाब है, तकरीबन सभी के साथ। और 29 का लोकसभा चुनाव भी, चूंकि 26 खत्म हो रहा है, 29 का लोकसभा चुनाव भी वही राष्ट्रीय अध्यक्ष देखेगा। और तो अब जो 28 के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा भी मत बनेगा, भूलिए, 28 के विधानसभा भी मत भूलिए, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सब है। इसलिए कह रहा हूं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उसकी चुनौती बहुत है, मतलब वाकई कांटों भरा ताज है। और शुरुआत उसकी वेस्ट बंगाल और केरला जैसे स्टेट से होनी है, जहां पे बिल्कुल फाइट क्या, मतलब बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि वो कितना बड़ा वहां पे वोट शेयर ले पाती है, क्या सरकार बना पाती है, क्या ममता बनर्जी को आउट कर पाती है। तो ये वाकई बहुत बड़ी चुनौती है जिसको बीजेपी के सामने, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने खड़ रही है। तो इसमें बीजेपी को जाहिर सी बात है बहुत तय मशवरा करके, बहुत सोच विचार कर निर्णय लेना है। लेकिन दीपक जी, सभी लोगों का आपके मुंह से मतलब सब लोग ये जानना जरूर चाहेंगे कि दीपक चौरसिया जी की अपनी खबर क्या है, वो किसके नाम पे मोहर लगाते हैं कि सबसे आगे कौन है रेस में। मेरी जितनी समझ है उसके मुताबिक मैं 5 नामों के ऊपर बात करूंगा, शायद एक छठा नाम और ले लूं। मैं इन 5 नामों की बात करूंगा और 5 नामों को मैं प्रायोरिटी में रख देता हूं कि मेरे हिसाब से नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, नंबर 4 कौन है, नंबर 5 कौन है। आपको ये भी बहुत अच्छी तरह पता है कि तमाम तरह की सरप्राइजेस देने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स निर्णय करती है, हालांकि जेपी नड्डा के मामले में ये निर्णय आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था, ये चर्चा काफी वक्त से चल रही थी। तो जो सबसे पहला नाम लूंगा वो मैं लूंगा धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान ने जो है बड़ा शानदार परफॉर्मेंस बिहार के विधानसभा चुनाव के अंदर किया है। धर्मेंद्र प्रधान संघ के भी चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह के भी बेहद क्लोज हैं, वो पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं उनके भी बेहद क्लोज हैं, पार्टी की तमाम लीडरशिप के बेहद क्लोज हैं। तो मेरे हिसाब से जो सबसे पहला नाम होना चाहिए वो धर्मेंद्र प्रधान का होना चाहिए। दूसरा नाम मेरे हिसाब से शिवराज सिंह चौहान का होना चाहिए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी हाल ही के दिनों में अमित शाह जी से खटपट रह चुकी है, तो अमित शाह जी का कंफर्ट लेवल शिवराज सिंह चौहान के साथ कैसा रहेगा ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि संतुलित, अनुभवी, मजबूत ये तमाम चेहरे शिवराज सिंह चौहान को माना जाएगा। जो तीसरा नाम है वो मेरे हिसाब से मनोहर लाल खट्टर का होना चाहिए। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस वक्त केंद्र के अंदर मंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी के बेहद नजदीकी हैं, एक मोटरसाइकिल में वो दोनों साथ
हरियाणा की जो है गलियां नाप चुके हैं। तो प्रधानमंत्री के बेहद विश्वास पात्र हैं, बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल है। लेकिन उनके फेवर में उनके खिलाफ जो एक बात जाती है वो ये जाती है कि उनकी उम्र 70 साल के आसपास है, या 70 साल से थोड़ी ज्यादा हो चुकी है। तो ये मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को रोकेगा मनोहर लाल खट्टर के फेवर में फैसला लेने के लिए। जो चौथा नाम लूंगा मैं, वो नाम लूंगा मैं भूपेंद्र यादव का। भूपेंद्र यादव बेहद करीबी हैं, भूपेंद्र यादव वकील हैं, भूपेंद्र यादव कई सारे संगठनों में चुनाव के प्रभारी रह चुके हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने पार्टी को चुनाव जिताया है, बिहार के भी वो चुनाव प्रभारी रह चुके हैं, बिहार में भी उन्होंने चुनाव जिताया है। तो भूपेंद्र यादव भी एक नाम हो सकते हैं। और पांचवा नाम मैं जिसका लूंगा वो होगा सुनील बंसल का, क्योंकि संगठन के बेहद माहिर खिलाड़ी हैं। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता 2000 पार्टी 2014 में एक बहुत बम्पर प्रदर्शन करके आई है, या 2017 में उसने अपनी सरकार 17, बनाई है, 17, हाँ उसकी 17, 14, 17 ये। 2014 2017 ये दोनों उनके जो सर हैं उसके ऊपर एक बहुत शानदार टोपी पहनाते हैं, और ये बताते हैं कि उनको जो काम दिया गया है उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से किया है। अब निर्णय भारतीय जनता पार्टी को, हाईकमान को करना है। पर मेरे हिसाब से इन तमाम लोगों में सबसे नॉन कंट्रोवर्शियल जो माने जाते हैं वो धर्मेंद्र प्रधान माने जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर शायद कोई सहमति बन जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा अननोन चेहरा उठाकर बना दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी का नेता, जिसको नेता जानते ना हो, जिसको नेता समझते ना हो, या जो संगठन को अपने ढंग से चला ना पाए। तो मैं यही कहने की, बताने की और जताने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि मेरे हिसाब से ये पांच नाम हैं। इसके अलावा कई नाम और चल रहे हैं, जैसे विनोद तावड़े का नाम है। विनोद तावड़े महामंत्री हैं, लेकिन विनोद तावड़े महाराष्ट्र से आते हैं और संगठन के अंदर उनका अनुभव तो बहुत है। लेकिन उनके खिलाफ जो बात जाती है कि उत्तर भारत में उनको ज्यादा लोग जानते नहीं हैं विनोद तावड़े को एज ए मास लीडर। अगला नाम देवेंद्र फडणवीस का है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि देवेंद्र फडणवीस को हटाकर, महाराष्ट्र की राजनीति से एकाएक हटाकर उनको जो है बनाया जाएगा पार्टी का अध्यक्ष। एक नाम निर्मला सीतारमण का चलता है, लेकिन निर्मला सीतारमण को भी वित्त मंत्रालय से प्रधानमंत्री हटाएंगे, मुझे इसकी संभावना बेहद कम लगती है। लेकिन ओम प्रकाश, यहाँ पर मैं ये भी जोड़ दूं कि जो भी अध्यक्ष चुना जाएगा वो आने वाले राज्यों के जो चुनाव हैं 2025 के 26 के अंदर, उसको ध्यान रख के भी चुना जाएगा, ऐसा पार्टी के सूत्र दावा कर रहे हैं। आपको क्या लगता मुझे है? ऐसा लगता है दीपक जी, जो जो मैं वही कह रहा हूँ, जो दीपक जी, जो बीजेपी के अंदर की पॉलिटिक्स पिछले 10 सालों में, 11 सालों में देश ने देखी है, और जिस तरीके से नाम आए हैं, जिस तरीके से काम किए हैं, उसमें विनोद तावड़े या पंजाब वाले जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, जो मतलब इन लोगों के नाम पे भी सहमति बन जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि सब लोग संगठन के पुराने जुड़े लोग हैं। एचएम पीएम सबके साथ अच्छे कोलैबोरेशन है, संगठन को समझते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ऑफिस से पूरे देश के संगठन को अच्छा देख चुके हैं, सबको दो दो तीन तीन राज्यों का प्रभार का अनुभव है। तो कोई सरप्राइज नाम भी हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और जो जो नई बीजेपी की परिपाटी है, उसमें सरप्राइज लेने और देने की एक अच्छी सिलसिला है, मतलब मीडिया के लिए और लोगों के लिए तो वाकई है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट उनको सरकार पे भी पड़ेगा। कई मंत्री संगठन में आएंगे, या कई लोग संगठन से मंत्रालय में जाएंगे, तो एक एक इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ना है। तो इसलिए बहुत सोच विचार कर नामों की चर्चा हो रही है। लेकिन दीपक जी, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि बिहार चुनाव के बाद आप धर्मेंद्र प्रधान जी के नाम पे बिल्कुल मोहर लगाने के मूड में हैं, कि बाकी सब चीजें तो ठीक है, धर्मेंद्र जी हो गए राष्ट्रीय अध्यक्ष। और मैं मोहर तो नहीं लगा रहा, पर मैं ये कह रहा हूं कि रेस में अगर नंबर वन परफॉर्मेंस के आधार पर किसी को माना जाए तो परफॉर्मेंस के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान ही बनते हैं। और आपको पता है देश काल परिस्थिति के अनुसार जो होता है उसके हिसाब से फैसला लिया जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, और हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा, पहले भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने या ना बने, पार्टी को अप्रत्याशित रूप से 240 सीटें मिल गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप रहा कई सालों, कई महीनों के लिए। उसके चलते पार्टी का 50। अध्यक्ष टाला गया। उसके बाद दिल्ली चुनाव आ गया, दिल्ली चुनाव के बाद पार्टी का अध्यक्ष चला गया। उसके बाद भी संघ और बीजेपी के बीच समन्वय नहीं बन पाया अध्यक्ष को लेकर। लेकिन उसके बाद जो है अब
अब जो है उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हो गया, और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को जिस तरह से झटका दिया है, उसके बाद प्रधानमंत्री का जो ग्राफ है ना वो और ऊपर गया है, सरकार का ग्राफ और ऊपर गया है। तो मुझे नहीं लगता संघ ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बनाने में अननेसेसरी में अब अपनी और टांग अड़ाएगा, बल्कि मुझे लगता है कि इसका क्लियरेंस मिल जाएगा। लेकिन हाँ, एक संभावना में मैं आपको कह सकता हूं, एक संभावना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हो सकता है कि जो केरल और पश्चिम बंगाल के चुनाव हैं उससे पहले पार्टी का अध्यक्ष अनाउंस ना हो। एक खेमा ये भी कह रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि ये भी संभावना है कि केरल और पश्चिम बंगाल के पहले, क्योंकि मैंने कहा कि जेपी नड्डा की डिनर पार्टी तो थी, लेकिन डिनर पार्टी वो इस तरह की कई सारी दे चुके हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से वो कुर्सी पर बने ही रहते हैं। कुर्सी और बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी और जेपी नड्डा के बीच एक फेविकोल हो गया है, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा। तो ये भी अपने आप में फेविकॉल का सबसे बड़ी जोड़ है बात है, फेविकॉल का मजबूत जोड़ है उनका और कुर्सी का। बिल्कुल बिल्कुल तो कुर्सी उनको छोड़ नहीं रही है। मजबूत जोड़ है। वो और लोगों बिल्कुल को कहते बिल्कुल हैं नड्डा मैं तो छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। बिल्कुल जेपी नड्डा एक बिल्कुल रिकॉर्ड बनाने की तरफ है, बल्कि बना चुके हैं। इतना लंबा कार्यकाल किसी न किसी वजह से टलते रहना, लोकसभा चुनाव के ठीक बाद से दीपक की चर्चा हो रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, और अब 25 खत्म होने वाला है। और अब वाकई जिस तरीके से वेस्ट बंगाल और केरला की चुनाव की तैयारियों में बीजेपी लग चुकी है, उसकी पूरी संगठन लग चुकी है, और जिस तरीके से नेता लोग एक्टिव हो गए हैं, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन चूंकि जो होना होगा वो 2-4 दिन 5 दिन के अंदर हो जाना है। डिले करने से तो फिर बजट सेशन भी है, और उसके बाद फिर चुनाव भी है दोनों स्टेट में, तो वाकई मामला रुकेगा, टलेगा। आप ठीक कह रहे हैं, मतलब आपकी बातों से लग रहा है कि मामला 2-4 दिनों के अंदर ही क्लियर हो जाएगा, जो कुछ होना होगा। क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है। पिछले सत्र में सरकार ने देखा ही था कैसे वाइस प्रेसिडेंट चेंज कर दिए, तो इस सत्र में शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष नया मिल जाए देश को। हाँ, ये इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, और मुझे लगता है यही समय है, सही समय है। प्रधानमंत्री कहते हैं ना बार बार, यही समय है, सही समय है। तो बीजेपी के लिए यही समय है, सही बिल्कुल समय है। अब देखते हैं ये डिसीजन कब तक आता है। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कह दूं कि जो नाम हमने बताए हैं उनमें से ही एक पार्टी का नया अध्यक्ष बनने वाला है। इस पर हम ठोक बजाकर आपको कह सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरिट में इस वक्त नंबर 1 धर्मेंद्र प्रधान है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश, तुम्हारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। लेकिन आपको थैंक ये यू। बता दूं कि मेरे इस वीडियो को आप पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भेजें, ताकि मैं अपने विश्लेषण को आप लोगों तक, आपके बातों तक पहुंचा सकूं। आज के लिए इतना ही।